हे गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे। लास्ट क्लास तक मैं आपको वीबीटी के 4 पोस्टुलेट बता चुका था। एक बार फिर से मैं उसको रिवाइज करवा देता हूँ ताकि इससे आगे हम स्टार्ट करें कि सेंटर मेटल एटम जो होता है ना, वो आपकी प्रोवाइड करवाता है वैकेंट ऑर्बिटल। ठीक है, किसके लिए? लिगेंड के लिए, ताकि वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कर सके, डोनेट कर सके। दूसरे पॉइंट में मैंने कहा था कि जो ये वैकेंट ऑर्बिटल होती है ना, ये आपस में क्या हो जाती है, ओवरलैप्ड हो जाती है और हाइब्रिडाइजेशन उससे हमें पता चल जाता है, क्योंकि नई हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल पता चलती हैं और उन हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स के जो नंबर होते हैं वो नंबर ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि आपके लिगेंड डोनेट कर रहे हैं उसके बराबर होते हैं। ये तो मैंने बताया था। अब जब लिगेंड आपका सेंटर मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, यानी वहां से हमें कोऑर्डिनेशन नंबर भी पता चल जाता है और ज्योमेट्री भी हमें पता चल जाती है। उसके बाद मैंने कहा था कि इनर अगर डी ऑर्बिटल या इनर सेल की डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रही है तो इनर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, और आउटर सेल की डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रही है तो आउटर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं। यहां तक तो मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। उसके अलावा मैंने कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स और ऑक्टाहेड्रल स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में कौन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है वो भी मैंने आपको बता दिया था। अब सबसे मेजर पॉइंट क्या है जो मैंने आपको कहा था कि ये प्रैक्टिकल बेस्ड थ्योरी क्यों कहा है मैंने इसको कंप्लीटली, क्योंकि इसमें ना पहले आपको आंसर पता चल जाता है। समझ में आ रही बात? अब आप सोच रहे होंगे सर आंसर कैसे पता चल रहा है, क्या समझ में, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या बोल रहे हो आप। आंसर पता है का मतलब ये कह रहा हूं मैं कि इसमें ना मैग्नेटिक मूवमेंट बेस्ड थ्योरी है ये, ठीक है। इट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैग्नेटिक मूवमेंट बेस्ड थ्योरी है ये, ठीक है। यानी कि यहां पर हाइब्रिडाइजेशन का पता हम मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल के करते हैं। सो मैग्नेटिक मूवमेंट जब हमें पता चलता है तो उससे हमें हाइब्रिडाइजेशन का पता चल जाता है। अब आप सोच रहे होंगे सर ऐसा कैसे, तो इसका मैं आपको बताऊंगा बाद में जाकर के, सब क्लियर करूंगा। पहली बात यहां पर क्या है, आपका मैग्नेटिक मूवमेंट जैसे पता चलता है उससे हमें हाइब्रिडाइजेशन का पता चल जाता है, और कोऑर्डिनेशन नंबर से हमें किसका पता चल जाता है, ज्योमेट्री का पता चल जाता है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर से ज्योमेट्री का पता चलता है और मैग्नेटिक मूवमेंट से हाइब्रिडाइजेशन का पता चलता है, तो हम कह सकते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट, हाइब्रिडाइजेशन, कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ज्योमेट्री इज रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है। तो ये एक दूसरे से क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं। चाहे मैग्नेटिक मूवमेंट कहें, हाइब्रिडाइजेशन कहें, या कोऑर्डिनेशन नंबर कहें, या ज्योमेट्री कहें, ये आपके क्या है, एक दूसरे से, ये एक दूसरे से क्या है, आपके रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे से कोरिलेट होते हैं, ठीक है। चारों के चार पॉइंट। अब सबसे जो बेस्ट पॉइंट है ना यहां पे, वो लिगेंड से आता है, ठीक है। एक्चुअली में अगर आपको लिगेंड का बिहेवियर पता नहीं होगा ना, तो आप देखो, एक तो होता है प्रैक्टिकल चीज कि आपने मैग्नेटिक मूवमेंट निकाला और आपने इससे हाइब्रिडाइजेशन का पता कर दिया, ये तो था आपका वीबीटी का कॉन्सेप्ट। मैग्नेटिक मूवमेंट पता करके ही ये हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट पता करता था, ठीक है। लेकिन मेजर पॉइंट क्या है, मेजर पॉइंट ये है कि जब आप थियोरेटिकली इस चीज को लिखने जाओगे तो उस समय आपको मैग्नेटिक मूवमेंट तो दिया नहीं होगा। प्रैक्टिकल देखो, जब भी कोई कॉम्प्लेक्स आता है तो उस कॉम्प्लेक्स का मैग्नेटिक मूवमेंट निकाला जाता है। अब कैलकुलेटेड वैल्यू अलग चीज होती है, ऑब्जर्व्ड जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो अलग होती है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू अलग चीज होती है, ठीक है। क्योंकि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू में ना एक टेम्परेचर इंडिपेंडेंट पैरामैग्नेटिज्म भी आ जाता है और ऑर्बिटल क्वेंचिंग भी आ जाती है। आपको याद होगा मैंने ऑर्बिटल क्वेंचिंग आपको एक शब्द बताया था, ठीक है। और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट पैरामैग्नेटिज्म भी बताया था जब मैंने आपको मैग्नेटिक मूवमेंट कहा था। तो ये भी कभी कभी ऐड हो जाता है मैग्नेटिक मूवमेंट के साथ। तो जब तक आपने मैग्नेटिक मूवमेंट प्रैक्टिकली नहीं किया ना, तो कैलकुलेटेड वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू में डिफरेंस होता है कहीं कहीं पर कॉम्प्लेक्सेस में। ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इस बेचारे के पास तो वीबीटी जिसने दी, किसने, लिनस पॉलिंग ने दी, तो उसके पास तो एक्सपेरिमेंटली बहुत सारी चीजें थी, एक्सपेरिमेंट करने के लिए बहुत सारी चीज थी। लेकिन जब हम पेपर वर्क करते हैं तो पेपर वर्क में थोड़ी ना आपको एक्सपेरिमेंट करके देना है, वहां पे तो आपको आंसर बताना होता है, ठीक है। इसलिए मैंने क्या कहा है, ये कंप्लीटली प्रैक्टिकल बेस्ड थ्योरी है। समझ में आ रही बात? तो अगर आप लोग लिगेंड के बिहेवियर को जाने बिना इसके कॉन्सेप्ट में जाना चाहोगे और पेपर वर्क करना चाहोगे तो आपसे पेपर वर्क कभी नहीं होगा, आप पागल हो जाओगे करते करते। समझ में आ रही बात? तो इसका सबसे बड़ा डिफॉल्ट यही था इस थ्योरी का कि इसको लिगेंड का ना नेचर पता नहीं था।
एक्चुअली में ना लिगेंड दो प्रकार के बिहेवियर शो करते हैं। एक होता है आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड भी कहते हैं इसको हम, और एक होते हैं आपके वीक फील्ड लिगेंड। ठीक है, एक होते हैं आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और एक होते हैं आपके वीक फील्ड लिगेंड। अब वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, तब जाकर के आप पेपर वर्क कर पाओगे। ठीक है, या तो फिर दूसरी कंडीशन ये कि आपको पहले से ही मैग्नेटिक मूवमेंट दिया गया हो कॉम्प्लेक्स का, उसके बेस पर आप क्या कर सकते हो, हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो। समझ में आ रही बात? तो ये काम तो आपको करके देता नहीं है कोई, तो आपको लिगेंड का क्या होना चाहिए, नेचर पता होना चाहिए कि लिगेंड कैसे होते हैं। दो प्रकार के नेचर शो करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक। देखो वीबीटी को यह बात पता नहीं थी कि लिगेंड किस टाइप से और लिगेंड का नेचर क्या क्या होता है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डिफेक्ट इसका ये है, इसको लिगेंड का नेचर पता नहीं था कि कौन से लिगेंड स्ट्रॉन्ग होते हैं, कौन से लिगेंड वीक होते हैं। लेकिन ये बात नहीं है कि इसको ये पता नहीं था कि लिगेंड दो टाइप के बिहेवियर शो करते हैं। ये बात इसको बिल्कुल पता थी, क्योंकि जब इसने प्रैक्टिकल किया उसके बाद जब ये पेपर वर्क करने गया तो पेपर वर्क में क्या हो रहा था, कुछ लिगेंड उसी मेटल के साथ नया बिहेवियर कर रहे थे और कुछ मेटल कुछ अलग बिहेवियर कर रहे थे, कुछ लिगेंड अलग बिहेवियर कर रहे थे। मतलब एक ही लिगेंड के साथ मैं आपको बता देता हूं, जैसे NiCN का होल 4, ये बता देता हूं आपको 2 नेगेटिव, इसकी बात करता हूं। और एक है आपका NiCl का होल 4 2 नेगेटिव। देखो इसमें क्या है, ये दोनों कॉम्प्लेक्स बता रहा हूं मैं। इस कॉम्प्लेक्स में आपको साइनाइड दिख रहा है लिगेंड, और इस कॉम्प्लेक्स में आपको कौन दिख रहा है, क्लोरीन लिगेंड दिख रहा है। ठीक है, तो जब इसने इसका मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट किया तो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट 0 निकल के आया, जबकि इसका मैग्नेटिक मूवमेंट 2.83 निकल के आया। अब इसने क्या देखा है, देखो भाई निकल यहां भी है, निकल यहां भी है, 2 पॉजिटिव चार्ज 2 नेगेटिव यहां भी है, स्फीयर पर 2 नेगेटिव यहां भी है। अब चेंजिंग क्या है, चेंजिंग ये कि यहाँ पर साइनाइड है और यहाँ पर क्या है आपका क्लोराइड है, यानी कि यहाँ पर क्लोरिडो है, यहाँ पर आपका साइनो है लिगेंड। अब इसमें मैग्नेटिक मूवमेंट 0 निकल के आया और इसमें मैग्नेटिक मूवमेंट 2.83 निकल के आया। ये बात अभी बताऊंगा मैं, समझ में आ रही बात? अब पॉइंट ये था कि इसको इतना तो पता था कि एक ही सेंटर मेटल के साथ जो लिगेंड होते हैं वो बिहेवियर अलग अलग करते हैं, लेकिन इसको ये पता नहीं था कि ये बिहेवियर ऐसा क्यों करते हैं। मतलब कहीं पर मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हो रहा है, कम निकल के आ रहा है, कहीं पर मैग्नेटिक मूवमेंट क्या है, ज्यादा निकल के आ रहा है। तो ये बात आपको वीबीटी को बिल्कुल भी पता नहीं थी। समझ में आ रही बात? तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफेक्ट यही था कि इसको इतना तो पता था कि लिगेंड ना अलग अलग बिहेवियर शो करते हैं, लेकिन इसको यह पता नहीं था कि कौन सा लिगेंड कैसा बिहेवियर शो करता है। इसका मतलब यह है कि लिगेंड के बिहेवियर पे इसने ध्यान ही नहीं दिया, इसने सीधे सीधे मैग्नेटिक मूवमेंट निकाला और मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने के बाद सीधे सीधे ये हाइब्रिडाइजेशन दे देता था कि भाई इसका हाइब्रिडाइजेशन ये होगा, लेकिन इसने इस पर फोकस ही नहीं किया कि ये हाइब्रिडाइजेशन ना इनकी वजह से हो रहा है। आगे जाकर के लिगेंड के बिहेवियर के बारे में पता चला, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आएगी, आपको आगे बताऊंगा मैं ये चीजें, ठीक है। लेकिन वो चीजें अगर मैं आगे बताऊंगा तो यहाँ पे आपका पेपर वर्क नहीं हो पाएगा, और क्योंकि एक्सपेरिमेंटल वर्क हम कर नहीं सकते हैं, समझ में आ रही बात, उतनी सुविधाएं तो होती नहीं है, इसलिए हमें पेपर वर्क ही करना होता है। और पेपर वर्क अगर करना है तो लिगेंड का नेचर हमें पता होना चाहिए। और लिगेंड आपके दो नेचर के होते हैं, ठीक है, दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड, एक होते हैं वीक लिगेंड। जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और एक होते हैं आपके वीक फील्ड लिगेंड। जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं इनको हम लो स्पिन भी कहते हैं, लो स्पिन भी कहते हैं। और जो आपके वीक फील्ड लिगेंड होते हैं इनको हम हाई स्पिन भी कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब एक बात ध्यान रखना आपको, जो हाई स्पिन वाले लिगेंड होते हैं वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, और जो लो स्पिन वाले क्या होते हैं, लिगेंड होते हैं, वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। समझ में आ रही बात? यहां तक बात समझ में आ रही है? अब लो स्पिन लिगेंड और हाई स्पिन लिगेंड क्या होते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। पहली बात, जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड या लो स्पिन लिगेंड होते हैं वो हमेशा इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करवाते हैं, ठीक है। जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे ना उन इलेक्ट्रॉन की ये पेयरिंग करा देंगे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने भी होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की ये क्या करवाते हैं, पेयरिंग करवाते हैं। जबकि हाई स्पिन वाले जो लिगेंड होते हैं वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं करवाते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं करवाते हैं। समझ में आ रही बात? ये बात आपको ध्यान रखनी है। पहली बात मैंने क्या कहा,
एक होता है आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं करवाते हैं, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको पेयर करते हैं, सॉरी। जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं वो पेयरिंग करवाते हैं, जबकि जो वीक फील्ड लिगेंड होते हैं वो पेयरिंग नहीं करवाते हैं, ठीक है। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करवा देते हैं, जिसकी वजह से इनका स्पिन कम हो जाता है, इसलिए इनको हमने लो स्पिन कहा। और जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं करवा पाते हैं, इसकी वजह से उनका स्पिन हाई हो जाता है, इसीलिए वीक फील्ड लिगेंड को हम हाई स्पिन लिगेंड भी कहते हैं। मैंने क्या कहा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड इलेक्ट्रॉन पेयरिंग करवाते हैं, जिसकी वजह से स्पिन घट जाता है, इसलिए आपके लो स्पिन है। जबकि वीक फील्ड लिगेंड पेयरिंग नहीं करवाते हैं, इसलिए क्या होते हैं, आपके हाई स्पिन होते हैं, क्योंकि इनका स्पिन हाई आएगा। ये बात आपको समझ में नहीं आ रही होगी, मैं आपको ये करवा के दिखाता हूं, एग्जाम्पल करवा के दिखाता हूं। देखो सपोज करो कोई स्ट्रॉन्ग लिगेंड आ गया, ठीक है, और डी में माना कि आपके 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इस बात को थोड़ा सा गौर में रखना, ठीक है। डी में माना कि 6 इलेक्ट्रॉन है, डी ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन है। पहले मैं वीक फील्ड की बात करता हूं। जो वीक फील्ड लिगेंड होगा वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं करवाएगा। मतलब अगर वीक फील्ड लिगेंड आया तो वीक फील्ड लिगेंड आने से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं करवाएगा। अब अगर इसका स्पिन कैलकुलेट करो तो आपको पता है, इसका प्लस इसका होगा माइनस हाफ, प्लस माइनस हाफ, ये तो 0 हो जाएगा। अब इसका प्लस हाफ होगा, इसका भी प्लस हाफ होगा, इसका भी प्लस हाफ होगा और इसका भी प्लस हाफ होगा, तो टोटल स्पिन आ जाएगा 2, ठीक है। अगर यही बात मैं आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिए करूं तो जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है वो क्या करेगा, देखो वो क्या करेगा, इसकी पेयरिंग यहां करवा देगा, इसकी पेयरिंग यहां करवा देगा, और जब पेयरिंग हो जाएगी तो जो आपका स्पिन आने वाला है वो टोटल स्पिन कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि प्लस माइनस आपका 0, प्लस माइनस आप 0, प्लस माइनस आप 0, भाई प्लस आप माइनस आप, प्लस आप माइनस आप, प्लस आप माइनस आप। यानी कि जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं ना, वो लो स्पिन इसीलिए होते हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करवा देते हैं, जिसकी वजह से इनका जो स्पिन होता है, आपको पता है इलेक्ट्रॉन कैसे स्पिन करते हैं, कैसे करते हैं, दक्षिणावर्ती या वामावर्ती, भाई एक दाईं ओर या एक वामावर्ती, अपने एक्सिस पर ऐसे तो घूमते हैं, और जो दक्षिणावर्ती घूमता है उसको प्लस हाफ, जो वामावर्ती घूमता है उसको माइनस हाफ लिखता है, ये तो लिखते हैं। और जब अगर आपकी इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे, इसलिए यहाँ पर स्पिन तो 0 आ जाएगा, जबकि यहाँ पर स्पिन 2 आ रहा है। तो वीक फील्ड लिगेंड क्योंकि इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं करवाते हैं, इसलिए ये हाई स्पिन होता है, क्योंकि इनकी स्पिन ज्यादा होती है। और स्ट्रॉन्ग फील्ड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करवा देते हैं, जिसकी वजह से इनका स्पिन 0 हो जाता है, इसलिए इनको हमने लो स्पिन कहा है। 0 या कम हो जाएगा, जरूरी नहीं कि 0 होगा, कभी कभी अकेला इलेक्ट्रॉन भी बच जाता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं स्पिन कम हो जाएगा। अब एक चीज और देखो, अब देखो फिर जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये वीक फील्ड लिगेंड है, इनके नेचर की वजह से तो मैग्नेटिक मूवमेंट भी चेंज हो रहा था। अब आप सोच रहे होंगे सर कैसे, अब देखो अगर किसी सेंटर मेटल एटम में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहे होंगे, सपोज करो किसी सेंटर मेटल एटम में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहे होंगे और उनके साथ माना कि वीक फील्ड लिगेंड जुड़ गया, तो वीक फील्ड लिगेंड इनकी पेयरिंग नहीं करवाएगा, और 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण जो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट आ जाएगा वो 4.89 के समथिंग आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, 4 अनपेयर्ड के कारण। अगर वहीं पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आप लगा दोगे तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगाते ही क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगाते ही सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग हो जाएगा तो आप समझ लो यहाँ पर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा तो मैग्नेटिक मूवमेंट इसका कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब मैग्नेटिक मूवमेंट 0 कैसे आएगा, 4.89 कैसे आएगा, मैं टॉपिक पढ़ा चुका हूं आपको, अगर आपको याद हो, समझ में आ रही बात। मैग्नेटिक मूवमेंट मैंने आपको बताया है, कहाँ बताया, डी ब्लॉक में बताया है, जाकर के देख लेना, नहीं देखा तो वो मेरी गलती नहीं है, क्योंकि मैं इस टॉपिक को बता चुका हूं। तो अब मैं वो आपको ये नहीं बताऊंगा कि इसका मैग्नेटिक मूवमेंट ऐसा क्यों आया। तो अब यहां से क्लियर हुई बात। देखो थ्योरेटिकली पोर्शन में लिखने के लिए आपको सबसे पहले लिगेंड का नेचर पता होना चाहिए। लिगेंड का नेचर पता है तो आपको मैग्नेटिक मूवमेंट को ज्ञान होना जरूरी नहीं है, समझ में आ रही बात। तो आप आराम से लिगेंड का नेचर जान करके इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करवा भी सकते हो, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं भी करवा सकते हैं। तब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन होते हैं, वीक फील्ड लिगेंड कौन होता है, इसके बारे में मैं आपको बता दूं। तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जब आती है तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हैलोजन से स्टार्ट होती है, फिर आती है आपकी हैलोजन के बाद ऑक्सीजन से रिलेटेड आते हैं, ऑक्सीजन के बाद नाइट्रोजन से रिलेटेड, और नाइट्रोजन के बाद आपके कार्बन से रिलेटेड। वैसे एक सीक्वेंस तो ऐसा बनता है कि हैलोजन से स्टार्ट होकर के कार्बन तक ये जाती है, डोनर एटम के रूप में मैं बात कर रहा हूं, समझ में आ रही बात है। हैलोजन डोनर एटम से लेकर के कार्बन डोनर एटम तक ग्रुप जाते हैं, तो जो स्ट्रॉन्गनेस होती है ना वो ऐसे बढ़ती है।
मतलब कि कार्बन से रिलेटेड जो आपके क्या होते हैं लिगेंड होते हैं जनरली वो सबसे ज्यादा क्या होते हैं स्ट्रांग होते हैं, और हेलोजन से रिलेटेड जो होते हैं वो आपके वीक फील्ड लिगेंड होते हैं। समझ में आ रही बात? तो हेलोजन जैसे कि फ्लोराइड आ गया, एफ नेगेटिव आ गया है कि नहीं है, आई नेगेटिव आ गया, सीएल नेगेटिव आ गया, तो ये आपके वीक फील्ड लिगेंड होते हैं। और कार्बन से रिलेटेड जैसे साइनाइड हो गया, सीएन नेगेटिव, या आपके कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बोनिल हो गया, ये आपके क्या होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, ध्यान रखना। तो एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आती है आपकी, पढ़ाऊंगा मैं आपको, वो हेलोजन से स्टार्ट होकर के कार्बन तक जाती है ऐसे उल्टे में। तो आपको ध्यान रखना है कार्बन जो होता है ना, कार्बन से रिलेटेड जितने भी जिसमें डोनर एटम कार्बन होता है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं, और वीक फील्ड लिगेंड कौन होते हैं, जो हैलाइड से रिलेटेड होते हैं। यानी कि एक बात समझ लो कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप होते हैं ना वो वीक फील्ड होते हैं, यानी कि वीक फील्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है ग्रुप की, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है किसकी, ग्रुप की। डोनर एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो वो आपका वीक फील्ड होगा, और डोनर एटम की अगर क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो वो आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली डोनेट करेगा ना, समझ रहे हो? स्ट्रॉन्ग लिगेंड मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर स्ट्रांगली डोनेट कर रहा है, वीक लिगेंड मतलब जो आपका डोनेट नहीं कर पा रहा है। भाई लिगेंड क्या है, लिगेंड वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन होते हैं, जैसे एसिड हम कहते हैं, एसिड को भी हमने क्या किया, दो भाग में पार्टिसिपेट किया है। भाई स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होते हैं, जो H+ आयन बहुत जल्दी रिलीज करते हैं, ये तो बताया जाता है आरएनएस के अकॉर्डिंग, और जो रिलीज नहीं कर पाते वो आपके वीक होते हैं। तो वही तो बात करें, लिगेंड क्या होते हैं, लिगेंड होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करते हैं। तो स्ट्रॉन्ग कौन होंगे, जो जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, वीक कौन होंगे, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाएंगे। तो जो मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा वो इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाएगा इसलिए वीक होगा। समझ में आ रही बात? स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन होगा, जो जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, जैसे साइनो हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ये आपके ऐसे लिगेंड्स होते हैं ना, ये आपके क्या होते हैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं। अब वैसे एक बात और बता देता हूं, एक और बता देता हूं 4D सीरीज के साथ, मतलब कॉन्सेप्ट इतने होते हैं कि आप ना कंफ्यूजन में आ जाओगे, इतने सारे कॉन्सेप्ट होते हैं। तो मैं ज्यादा कॉन्सेप्ट यहाँ पे लेके नहीं जाने वाला हूं। मैं एक और चीज बता देता हूँ, 4D सीरीज के सेंटर मेटल एटम और 5D सीरीज के सेंटर मेटल एटम के साथ सारे के सारे लिगेंड ना स्ट्रांगली वर्क करते हैं। सारे के सारे लिगेंड आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की भांति काम करते हैं। 4D सीरीज और 5D सीरीज के मेटल के साथ जितने भी लिगेंड होते हैं वो सारे के सारे स्ट्रॉन्ग होते हैं, चाहे वो वीक हो चाहे वो स्ट्रॉन्ग हो, वो सब स्ट्रॉन्ग कंसिडर होते हैं। 3D के साथ कंडीशन अलग आ जाती है। अब 3D के साथ कभी कभार क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है बहुत ज्यादा मायने रखता है, कि ऑक्सीडेशन नंबर 3 से ज्यादा है तो थोड़ा नेचर अलग हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर 3 से कम है तो नेचर अलग हो जाएगा। तो इसका नेचर ना मैं आपको साथ साथ में बताते हुए जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि अभी मैं अगर सारी की सारी बातें बता दूंगा तो आपको ना कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा क्या हो जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे और बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी आपको। तो मैं क्लियर कर देता हूँ, 3D के साथ नेचर स्ट्रॉन्ग एज वेल एज वीक जैसा होता है, दोनों यहाँ पर आते हैं, दोनों नेचर आते हैं, अलग अलग कंडीशन में अलग अलग आते हैं, वो मैं आपको अलग से सारे के सारे अपवाद बता के चलूंगा, ठीक है। लेकिन 4D और 5D के साथ जितने भी लिगेंड होते हैं वो कैसा नेचर शो करते हैं, स्ट्रॉन्ग नेचर शो करते हैं। ये आपके पूरे के पूरे लिगेंड के बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो अब कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि मैग्नेटिक मूवमेंट का ज्यादा और कम होना एक्चुअली में लिगेंड के नेचर पर डिपेंड करता है कि लिगेंड कैसा नेचर शो कर रहा है। अब वीबीटी को लिगेंड का नेचर पता नहीं था, इसको इतना तो पता था कि लिगेंड ना दो अलग अलग बिहेवियर शो कर रहे हैं, क्योंकि कहीं पर मैग्नेटिक मूवमेंट कम निकल के आ रहा था, कहीं पर मैग्नेटिक मूवमेंट ज्यादा निकल के आ रहा था, लेकिन इसको ये पता नहीं था कि ज्यादा और कम निकल के क्यों आ रहा है। लेकिन लिगेंड ना दो अलग अलग नेचर शो करते हैं, मतलब एक लिगेंड कभी कभार स्ट्रॉन्ग नेचर शो करते हैं और कभी कभार वीक नेचर शो करते हैं, ये तो इसको पता था। लेकिन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते क्या है और वीक फील्ड लिगेंड होते क्या है, ये इसको पता नहीं था, ये इसको बिल्कुल भी पता नहीं था। समझ में आ रही बात? बस ये तो ये कर रहा था कि मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल रहा था, जहां पर 0 आ जा रहा था वहां पर ये पेयरिंग कर देता कि अब तो पेयरिंग हो रही है। जब मैग्नेटिक मूवमेंट 0 निकल के आया इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हुई है। तो इसको ये मतलब नहीं था कि लिगेंड कौन सा है, नहीं, डजंट मैटर। इसको ये पता था मैग्नेटिक मूवमेंट 0 आया मतलब इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो गई। कहीं पर मैग्नेटिक मूवमेंट मतलब 2.83 निकल के आ गया तो इसको माइंड सेट हो गया कि दो लिगेंड क्या है आपके, दो इलेक्ट्रॉन क्या है आपके अनपेयर्ड है, ठीक है। लेकिन इसमें ये खुद भी फंस जाता था कभी कभी, क्यों? क्योंकि कहीं कहीं पर क्वेंचिंग भी आ जाती है, ऑर्बिटल क्वेंचिंग, कहीं कहीं पर टीआईपी भी आ जाती है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट पैरामैग्नेटिज्म आ जाता है। तो अब होता क्या है
कि जब तक आपको लिगेंड का नेचर पता नहीं होगा तब तक आप पूरा का पूरा हाइब्रिडाइजेशन यहां पर क्लियर नहीं कर सकते हो। केवल और केवल मैग्नेटिक मोमेंट के बेस पर तो नहीं कर सकते हो, ये तो मैं आपको क्लियर कर दूं। लेकिन हाँ, एक बार हाइब्रिडाइजेशन आ गया, लिगेंड का नेचर आपको पता चल गया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं ये पता चल गया, तब आप आराम से मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हो कैलकुलेटेड वैल्यू में। आपको पहले बता देता हूं, कैलकुलेटेड वैल्यू में और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू में कहीं पर डिफरेंस भी बहुत आते हैं, ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे आते हैं। कहीं कहीं पर होता तो ये कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 ही होते हैं, इसके हिसाब से आपका क्या होना चाहिए, मैग्नेटिक मोमेंट 3.87 आना चाहिए, लेकिन होता क्या उसका 5.92 भी चले जाता है, बताऊंगा मैं ये बातें। अब 5.92 जाने का मतलब क्या है, 5.92 जाने का मतलब है कहीं ना कहीं मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा आ रहा है कैलकुलेटेड वैल्यू से। तो वो क्यों आ रहा है, वो टीआईपी की वजह से आ रहा होता है या ऑर्बिटल क्वेंचिंग की वजह से आ रहा होता है, ठीक है। अब ऑर्बिटल क्वेंचिंग भी कहां कहां पर होती है वो भी मैं आपको बताता हूं, बताऊंगा आगे जाकर के, जब मैं आपको वीबीटी बता दूंगा उसके बाद मैं मैग्नेटिक मूवमेंट पे एक दिन और आऊंगा, अभी आऊंगा, इसका मैं पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करके जाऊंगा, ठीक है। जब मैं आपको सीएफटी पढ़ा रहा हूँ, सीएफटी पढ़ाने के बाद मैं आपको मैग्नेटिक मूवमेंट का कॉन्सेप्ट भी क्लियर करूंगा, ताकि आपको लाइफ में कभी भी ना दिक्कत नहीं आए मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने से, ठीक है। टीआईपी कहाँ पे आता है या क्वेंचिंग कहाँ पे हो जाती है, ऑर्बिटल की कहाँ पर नहीं हो पाती है, वो सारी की सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। तो अभी के लिए तो मैंने ये जितने भी पॉइंट आपको समझाए हैं, कल से लास्ट लेक्चर से लेकर के इस लेक्चर में ये सारे के सारे पॉइंट आपको क्या करने हैं, ध्यान में रखने। तो अभी इससे पहले मैंने जो आपको बात बताई थी वो बताई थी कि आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड होते हैं। हालांकि जो हाइब्रिडाइजेशन है वो आपका प्रैक्टिकल बेस्ड था और मैग्नेटिक मोमेंट के बेस पर ही आपके वीबीटी बताता है कि हाँ ये इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होना चाहिए, पेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन की या नहीं हो रही है, तो वो आपके म्यू के बेस पे बताता है, ठीक है। वो मैंने आपको बता दिया, मैग्नेटिक मोमेंट के बेस पे बताता है। उसके बाद एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है आपका इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल। अब मैं इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल क्यों बता रहा हूँ, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था कि ये आपके सिलेबस में नहीं है, इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल नहीं है, लेकिन बैक बॉन्डिंग है, ठीक है, बैक बॉन्डिंग है। बैक बॉन्डिंग एनसीईआरटी से चलता हुआ आ रहा है, हालांकि आपके आरबीएससी बुक में आपको डायरेक्ट नहीं दिखेगा कि बैक बॉन्डिंग क्या है, लेकिन जब आप उसके एग्जाम्पल देखोगे, एग्जाम्पल में करवाऊंगा आपको, ठीक है। फाइनली उसमें कुछ नए लिगेंड भी दिए गए हैं जो मैंने आपको नहीं बताए हैं, और कुछ कॉम्प्लेक्सेस हैं जिनके आपको वीबीटी के अकॉर्डिंग क्या करने, वो आगे फ्रंट पेज पे तो नहीं है जहाँ पे टॉपिक है वीबीटी का, लेकिन पीछे दिए हुए हैं कुछ एग्जाम्पल, तो उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा आगे। तो क्वेश्चन जो जितने भी डिफरेंस जो मैंने पढ़ाए हैं, अगर उनमें से क्वेश्चन बैठते हैं तो उसको तो मैं करवाता नहीं हूँ, अगर क्वेश्चन नहीं बैठ रहे हैं उसमें से, तो जितने भी चेंजिंग होते हैं क्वेश्चन में, वो सारे क्वेश्चन जो चेंज होते हैं वो मैं सब करवाता हूँ आपको, तो ये तो बताया आपको, है ना। तो भी मैं इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल की बात कर रहा हूँ, वहां पे इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल आपको जानना जरूरी नहीं है, बैक बॉन्डिंग जानना जरूरी है, लेकिन जब तक आप लोग जब बैक बॉन्डिंग पढ़ोगे तो इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, समझ में आ रही बात। तो मैं एक बार इसके बारे में आपको थोड़ा सा जनरल सा आइडिया दे देता हूँ, उसके बाद मैं आपका फोकस बैक बॉन्डिंग पे करूंगा, ठीक है। एक्चुअली में क्या होता है, देखो मेटल हम क्या कहते हैं, मेटल क्या होता है भाई, सेंटर मेटल एटम होता है ना यहाँ पे, तो मेटल है क्या, सेंटर मेटल एटम छोड़ो, अभी मेटल क्या होता है आप अच्छे से जानते हैं। मेटल क्या होते हैं, ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की क्षमता रखते हैं, वो क्या कहलाते हैं, आपके मेटल कहलाते हैं। ये तो है मेटल की डेफिनेशन, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, सीधी सीधी सी बात है। और सेंटर मेटल एटम भी यही तो मैंने कहा है, सेंटर मेटल एटम जो होते हैं यहाँ पर उल्टा काम कर देते हैं। देखो होना क्या चाहिए, होना इलेक्ट्रॉन डोनर चाहिए, मेटल होता तो इलेक्ट्रॉन डोनर है, लेकिन यहाँ पर ये काम करते हैं, ये क्या करते हैं, अपनी वैकेंट ऑर्बिटल में लिगेंड के द्वारा दान किए गए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। ये तो मैंने बताया भाई। मेटल का नेचर क्या होता है, मेटल का नेचर होता है ये आपका इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, लेकिन यहाँ क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ये लिगेंड से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। देखो जब भी कोई स्पीसीज केमिस्ट्री में, जब भी कोई स्पीसीज इलेक्ट्रॉन क्या करती है, एक्सेप्ट करती है, जब भी कोई स्पीसीज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती है तो उस पर जो फॉर्मल चार्ज बनता है वो नेगेटिव बनता है या पॉजिटिव बनता है, आप खुद बताओगे, मुझे बताओगे, मतलब आप खुद सोचो। अब यहाँ पे तो बता नहीं सकते ना, ऑनलाइन चल रही है। फॉर्मल चार्ज कैसा बनेगा, जो भी स्पीसीज, चाहे वो आपका कोई सा भी एलिमेंट है या कोई भी एटम है, अगर वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो उस पर कौन सा चार्ज आएगा, आप खुद सोचो, नेगेटिव चार्ज आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। सो जब लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता होगा तो फॉर्मल चार्ज जो मेटल पर है वो कौन सा बन जाता होगा, नेगेटिव बन जाता होगा। देखो जिसकी एबिलिटी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की है उस पर फॉर्मल चार्ज नेगेटिव आ चुका है, क्या ये चीज मेटल से बर्दाश्त हो पाएगी,
भाई मेटल पर नेगेटिव चार्ज कभी भी स्टेबल बन पाएगा? नहीं बन पाएगा ना। तो बनता क्या है कि जैसे मेटल पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, अब ये फॉर्मल चार्ज कितना बनेगा वो बाद की बात है, लेकिन फॉर्मल चार्ज यहां पर नेगेटिव तो आएगा ही आएगा। ठीक है, फॉर्मल चार्ज तो नेगेटिव आ रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट की बात नहीं कर रहा हूं। ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव आएगी, फॉर्मल चार्ज नेगेटिव आएगा ड्यू टू इलेक्ट्रॉन पेयर जो लिगेंड के द्वारा दान किए जा रहे हैं। ठीक है, अब अगर माना कि सपोज करो, एक बात के लिए सपोज करो फॉर्मल चार्ज इस पर 4 आ गया, 4 नेगेटिव चार्ज आ गए। ठीक है, 4 नेगेटिव चार्ज आपके सेंटर मेटल एटम पर फॉर्मल चार्ज आ गया 4 लिगेंड के कारण, या जो भी है आप एक बाल के लिए सोच लो, माना कि 4 नेगेटिव चार्ज आ रहा है और मेटल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 है। ठीक है, मेटल का जो ऑक्सीडेशन है वो +2 है। अब अगर मैं कहूं कि मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और इस पर फॉर्मल चार्ज -4 आ रहा है, तो इसका मतलब टोटली इस पर अभी भी जो चार्ज बचा हुआ है फॉर्मल चार्ज वो कितना बचा हुआ है? -2 बचा हुआ है। यानी कि मेटल जब इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है लिगेंड से तो इस पर आपका नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब इस नेगेटिव चार्ज को, फॉर्मल चार्ज बता रहा हूं मैं, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं बता रहा हूं, ये बात ध्यान रखना। तो फॉर्मल चार्ज नेगेटिव है, अनस्टेबल है ना मेटल, तो मेटल अपना फॉर्मल चार्ज जो नेगेटिव चार्ज है उसको क्या करना चाहता है? न्यूट्रल करना चाहता है। उसी से आया है आपका इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल। ठीक है, अब देखो लिगेंड जनरली 2 टाइप के बिहेवियर करते हैं, मैंने आपको बताया था। एक तो होता है आपका पॉजिटिव लिगेंड होता है, एक आपका नेगेटिव लिगेंड होता है, और एक आपका न्यूट्रल लिगेंड होता है। ये तो आपको पता ही है। यानी कि कहे तो एक चार्ज लिगेंड होता है और एक आपका उदासीन लिगेंड होता है। अब लिगेंड क्या होता है? अगर ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग लिगेंड है, जैसे फ्लोराइड हो गया, क्लोराइड हो गया ना, फ्लोरिडो क्लोरिडो, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव लिगेंड होता है। अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिव लिगेंड है, जैसे कि ये फ्लोरीन है, सपोज करो ये लिगेंड अगर फ्लोरीन होगा, तो फ्लोरीन क्या करेगा? देखो फ्लोरीन का काम है कि इसने अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो डोनेट किया, लेकिन क्या करेगा? मेटल से क्या करेगा? यहीं पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी करेगा ड्यू टू सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड के जो इसने इसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया है, उसी सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी करेगा। इसको हम कहते हैं सिग्मा इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी। ठीक है, तो जो न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल है, जो मेटल का न्यूट्रलाइजेशन होता है वो 2 टाइप से होता है, या तो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू होता है, और सिग्मा बॉन्ड के थ्रू कौन करते हैं? जिन लिगेंड में वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होते हैं लेकिन वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, जैसे फ्लोरीन। अभी फ्लोरीन क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, लेकिन इसके पास कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, तो ये सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ही क्या करने की कोशिश करता है? मेटल से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की कोशिश करता है। दैट्स वाई यहां पर इसको हम कहते हैं सिग्मा न्यूट्रलिटी आ रही भाई, इसको हम कहते हैं सिग्मा उदासीनता आ रही है। ठीक है, तो अगर लिगेंड आपका क्या है? सिग्मा बॉन्ड के थ्रू मेटल से फॉर्मल चार्ज, नेगेटिव फॉर्मल चार्ज को क्या करने की कोशिश कर रहा है? एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो इसको हम सिग्मा न्यूट्रलिटी कहते हैं। ये तो रही आपकी सिग्मा न्यूट्रलिटी। कभी कभार क्या होता है, ये बात जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी कभार ऐसा होता है कि जब लिगेंड अपना क्या करता है, अगर लिगेंड आपका सिग्मा डोनर है, सिग्मा डोनर का मतलब जब अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर रहा है तो उसको हम सिग्मा डोनर ही कहते हैं, क्योंकि ये सिग्मा बॉन्ड ही तो बना रहा है। कोवलेंट बॉन्ड जो ये सिंगल बॉन्ड बन रहा है, जिसको हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक कोवलेंट बॉन्ड का टाइप होता है, ये मैंने आपको 11th क्लास में भी बताया था। ठीक है, तो जब ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा, तो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? डोनेट करने के बाद मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देगा, यानी कि ये सिग्मा बॉन्ड बनाए कि नहीं बनाए। अब क्या होता है, कभी कभार क्या होता है कि इस लिगेंड पर भी कुछ वैकेंट ऑर्बिटल होती है। ठीक है, इस लिगेंड पर भी कुछ वैकेंट ऑर्बिटल होती हैं। अब ये जो वैकेंट ऑर्बिटल होती है ना, जिस प्रकार लिगेंड पर वैकेंट ऑर्बिटल होती है, उसी प्रकार मेटल पर भी क्या होती है? मेटल पर फुल फील्ड ऑर्बिटल होती है। वह वैकेंट ऑर्बिटल में तो, मेटल की वैकेंट ऑर्बिटल में तो लिगेंड ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर दिया, लेकिन अब मेजर पॉइंट ये बचा है कि मेटल ने इलेक्ट्रॉन पेयर तो एक्सेप्ट कर लिया लिगेंड से, लेकिन जब मेटल की जो फुल फील्ड ऑर्बिटल होती है और अगर लिगेंड के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, तो मेटल अपनी फुल फील्ड ऑर्बिटल से क्या करता है? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देता है लिगेंड की वैकेंट ऑर्बिटल में। अब मेटल के द्वारा जब लिगेंड की वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयर क्या किए जाते हैं? डोनेट किए जाते हैं, तो इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है कि पाई बॉन्ड बन जाता है। क्या बन जाता है? पाई बॉन्ड बन जाता है। अब देखो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में हम पढ़ते क्या है? लिगेंड टू मेटल बॉन्डिंग होती है, क्योंकि लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल को डोनेट करता है। अब तक तो हम ये पढ़ रहे थे, अब हमने उल्टा पढ़ा है कि मेटल की जो
फुलफिल्ड ऑर्बिटल होती हैं वो क्या करती हैं, लिगेंड के वैकेंट ऑर्बिटल को उल्टा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करती है, जिसकी वजह से ये तो पहले तो सिग्मा बॉन्ड आया था, लिगेंड टू मेटल सिग्मा बॉन्ड बना। अब मेटल ने लिगेंड की वैकेंट ऑर्बिटल में क्या किया, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया, तो इसको पाई बॉन्ड बन गया इसकी वजह से। तो इस प्रकार की प्रोसेस को हम कहते हैं बैक बॉन्डिंग। क्योंकि जनरली हम अब तक पढ़ रहे थे कि लिगेंड मेटल को इलेक्ट्रॉन युग्म डोनेट करता है, लेकिन यहाँ क्या होता है कि मेटल के द्वारा लिगेंड को क्या किया जाता है, इलेक्ट्रॉन युग्म डोनेट किया जाता है उल्टा, बैक साइड, मतलब उल्टा हो रहा है ना, तो इसी को हम पश्च बंधन भी कहते हैं, बैक बॉन्डिंग भी कहते हैं। तो अब आपसे पूछा जाए कि लिगेंड टू मेटल बॉन्डिंग होती है वो कैसी होती है, आप कहोगे सिग्मा बॉन्डिंग होती है। और अगर मेटल टू लिगेंड बॉन्डिंग की बात कही जाए तो ये बनती है आपकी पाई बॉन्ड। क्लियर होगी बात? तो बैक बॉन्डिंग क्या है समझ में आ गया। अब बैक बॉन्डिंग करने के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, लिगेंड के पास वैकेंट ऑर्बिटल होना जरूरी है। अगर लिगेंड के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होगा तो मेटल इसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट नहीं करेगा, पहली बात, ठीक है। दूसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि मेटल टू लिगेंड बॉन्डिंग के लिए मेटल के पास इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद होने चाहिए, यानी कि फुलफिल्ड ऑर्बिटल भी होना चाहिए पहले से ही, ताकि वो अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट कर सके, लिगेंड को डोनेट कर सके। अब ओवरऑल मैं कहूं कि बैक बॉन्डिंग के लिए लिगेंड कैसा होना चाहिए, पहली बात, बैक बॉन्डिंग के लिए लिगेंड में दो एबिलिटी होनी चाहिए। एक तो इसे सिग्मा डोनर होना चाहिए। अब पूछो सिग्मा डोनर होने का मतलब क्या, सिग्मा डोनर क्योंकि जब ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, तो ये लिगेंड आपका सिग्मा डोनर होना चाहिए। और जब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा, तो इसको क्या होना चाहिए, पाई एक्सेप्टर भी होना चाहिए। तो लिगेंड आपका सिग्मा डोनर और पाई एक्सेप्टर होना चाहिए कि पाई इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता हो, सिग्मा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता हो। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन, लिगेंड को गुड सिग्मा डोनर एज वेल एज गुड पाई एक्सेप्टर होना जरूरी है, तब जाकर के आपका क्या होता है, बैक बॉन्डिंग होती है। अब आप सोच रहे हो सर गुड सिग्मा डोनर और गुड पाई एक्सेप्टर का मतलब क्या, एक्चुअली में होता क्या, देखो ये ना दोनों, जब लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन पेयर किसको डोनेट करेगा, यहां से सीखो आप अच्छे से, जब लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन पेयर किसको डोनेट करेगा, मेटल को डोनेट करेगा, तो मेटल पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, और मेटल पर जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी उतनी जल्दी ये अपना बैक बॉन्ड करेगा। भाई मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट कब करेगा, जब मेटल पर खुद पर भी इलेक्ट्रॉन होंगे, और खुद पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कब बढ़ेगी, जब ये लिगेंड जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। मतलब अगर ये लिगेंड गुड सिग्मा डोनर है तो ये मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके मेटल पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ाएगा। अब क्या होगा, उल्टा मेटल पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी, और मेटल पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने के कारण मेटल के पास जो फुलफिल्ड ऑर्बिटल थे, मेटल उन फुलफिल्ड ऑर्बिटल से लिगेंड के वैकेंट ऑर्बिटल में दोबारा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो होता क्या, हम इस इफेक्ट को कहते हैं सिनर्जिस्टिक इफेक्ट। क्या कहते हैं इस इफेक्ट को, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट कहते हैं। किसको कहते हैं सिनर्जिस्टिक इफेक्ट, यहां ध्यान देना कि लिगेंड से मेटल जो सिग्मा डोनर हो रहा है, या जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जा रहा है, वो मेटल पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ा देता है, जिससे मेटल टू लिगेंड पाई बॉन्ड भी क्या होता है, स्ट्रांगली बनता है। तो याद रखना, जितनी आसानी से लिगेंड टू मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा, उतनी आसानी से मेटल टू लिगेंड भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जाएगा। तो हम कंप्लीटली ये कह सकते हैं कि ये दोनों बॉन्ड जो है ना, एक दूसरे को रेनफोर्स करते हैं। मतलब एक की एबिलिटी बढ़ने के साथ दूसरे की एबिलिटी खुद बढ़ जाएगी। मतलब लिगेंड जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ना, उतनी ही आसानी से मेटल भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। यही इफेक्ट आपका क्या कहलाता है, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट कहलाता है। यानी कि सिग्मा बॉन्ड रेनफोर्स करता है पाई बॉन्ड बनने को, और पाई बॉन्ड रेनफोर्स करता है सिग्मा बॉन्ड बनने को। समझ रहे हो, जितनी आसानी से सिग्मा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनने के बाद पाई बॉन्ड बनने को क्या करेगा, फेवर करेगा। और पाई बॉन्ड जब बनेगा तो पाई बॉन्ड बन के सिग्मा बॉन्ड बनने को फेवर करेगा। कैसे, सोचो, जब लिगेंड ने मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो मेटल पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी, मेटल ने लिगेंड को इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। अब लिगेंड पर फिर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, क्योंकि मेटल से इलेक्ट्रॉन आया ना, तो ये और अच्छे से सिग्मा डोनेट करेगा। तो सिग्मा डोनर और पाई एक्सेप्टर जो चीज यहां पर है, वो एक दूसरे को रेनफोर्स करती है। इसी को हम क्या कहते हैं, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, ये वीडियो थोड़ा सा लंबी हो गई है, तो अगले लेक्चर में मैं इसका कुछ और पॉइंट आपको बताऊंगा,
और उसके बाद मैं आपको क्या करूंगा, एग्जाम्पल कराऊंगा वीबीटी के। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।